कल्पना कीजिए एक ऐसा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी की तरह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करता है। वहां का टेम्परेचर बिल्कुल सही है, ग्रेविटी भी बिल्कुल ठीक ठाक है और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वहां पर जीवन की संभावना मौजूद हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप इस ग्रह पर उतरने के लिए अपने कदम इस ग्रह की ओर बढ़ाते हैं, एक भयानक सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देती है। आप देखते हैं कि यह कोई एक सामान्य प्लैनेट नहीं है, ये एक खूबसूरत मगर जानलेवा जाल है। इस ग्रह पर एक पल के लिए आपको लगेगा कि यह धरती का दूसरा रूप है, लेकिन अगले ही पल यह ग्रह आपके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार खड़ा होगा। इस एक्सोप्लैनेट की दुनिया में हर चीज अपने भयावह रूप में है। इस ग्रह के पास एक सूरज नहीं बल्कि 2 सूरज हैं, जिनमें से कोई भी कभी भी घातक रेडिएशन की बौछार इस ग्रह पर कर सकता है। इस ग्रह पर बारिश तो होती है, पर सामान्य पानी की बूंद की तरह नहीं, बल्कि एसिड की बारिश होती है। इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण ऐसा है जो कि पल भर में आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर सकता है। इस ग्रह पर हवाएं धरती पर चलने वाली हवाओं की तरह नहीं, बल्कि यह हवाएं किसी शक्तिशाली ब्लेड की तरह हैं, जो किसी को भी टुकड़ों में काट सकती हैं। और सबसे भयानक बात, यह ग्रह ऊपर से जितना खूबसूरत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही भयानक है। तो क्या हम ऐसे ग्रह को अपनी मंजिल बना सकते हैं, या यह हमारे लिए एक नई चुनौती साबित होगा? ऐसे ग्रह अपने तारे की हैबिटेबल जोन अर्थात गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं, पर असल में उन ग्रहों की क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, ये कोई नहीं जानता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानना बेहद ही जरूरी है कि गोल्डीलॉक्स जोन और हैबिटेबल जोन दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी दोनों ही रहने योग्य होते हैं। लेकिन साथ ही इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब होता है कि उस ग्रह का तापमान संतुलित होना चाहिए, अर्थात वह ग्रह ना तो ज्यादा ठंडा होना चाहिए और न ही ज्यादा गर्म। वहां पर पानी तरल रूप में मौजूद होना चाहिए, और जहां पर पानी तरल अवस्था में होता है वहां पर जीवन की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इस प्रकार हैबिटेबल जोन में यह सब देखा जाता है कि ग्रह का संतुलित तापमान हो और पानी तरल अवस्था में मौजूद हो। लेकिन हैबिटेबल जोन में इन विशेषताओं के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखा जाता है, जैसे कि उस ग्रह पर संतुलित ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड और जीवन जीने के लिए जरूरी तत्व। अब जैसे कि पृथ्वी की तरह शुक्र और मंगल भी अपने तारे की हैबिटेबल जोन यानी कि गोल्डीलॉक्स जोन में आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इन दोनों ग्रहों पर जीवन मौजूद है, बल्कि हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर फिलहाल जीवन मौजूद है। हमारी पृथ्वी में गोल्डीलॉक्स जोन और हैबिटेबल जोन दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं, जबकि शुक्र और मंगल दोनों में ही केवल गोल्डीलॉक्स जोन की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कि शुक्र ग्रह की कुछ विशेषताएं हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती है, जैसे कि उसका आकार, उसका द्रव्यमान और उसकी संरचना। लेकिन फिर भी शुक्र पर बेहद ही गर्म और घने वातावरण के कारण वहां जीवन मौजूद नहीं है। और इसी प्रकार मंगल ग्रह की भी कुछ विशेषताएं पृथ्वी से मिलती जुलती हैं, जैसे कि मंगल के ध्रुवों पर बर्फ का पाया जाना, ज्वालामुखी और घाटियां। लेकिन मंगल पर भी जीवन नहीं है। कहने का अभिप्राय है कि किसी भी ग्रह का गोल्डीलॉक्स जोन में पाए जाने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उस ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। और वैज्ञानिकों ने गोल्डीलॉक्स जैसे शब्द का प्रयोग एक कहानी की पात्र यानी गोल्डीलॉक्स नाम की एक लड़की के आधार पर किया है, जो जंगल में एक बियर फैमिली के घर के अंदर चली जाती है। उसे वहां पर 3 बोल दिखाई देते हैं, जिनमें दलिया होता है। एक बहुत ही गर्म, एक बहुत ही ठंडा और एक सामान्य तापमान का होता है। वह पहले 2 बोल को छोड़कर तीसरे यानी सामान्य तापमान वाले बोल का दलिया खा लेती है। अब वह सोचती है कि क्यों न इन चेयर्स पर आराम किया जाए। वह बड़े ही मजे से पहले बड़ी कुर्सी पर बैठती है, लेकिन उसे वो अनकंफर्टेबल महसूस होती है। फिर वह दूसरी कुर्सी पर बैठती है, लेकिन वह भी उसे अनकंफर्टेबल ही लगती है। और फिर वह तीसरी कुर्सी पर बैठ जाती है, जो कि टूट जाती है। यानी कि यह वही स्थिति होती है। अगर हमें किसी ग्रह पर कोई एक बढ़िया चीज मिल जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उस ग्रह पर हमें सभी सुविधाएं मिल सकती हैं। यानी कि ग्रह पर पानी मौजूद है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह ग्रह रहने योग्य बन सकता है। उस ग्रह की अन्य विषम परिस्थितियां भी वहां उसे चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं।
तो अंत में निष्कर्ष ये निकलता है कि गोल्डीलॉक्स जोन सिर्फ तापमान के बारे में बताता है, पर हैबिटेबल जोन में बाकी के फैक्ट्स भी देखे जाते हैं। तो मित्रों, अब आपको यह सब समझ में आ गया होगा, तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे। दरअसल हमारे ब्रह्मांड में सौरमंडल के बाहर कई ऐसे तारे मौजूद हैं जिनके अराउंड कई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और उन ग्रहों में से कई ऐसे ग्रह मौजूद हैं जो कि अपने तारे के गोल्डीलॉक्स जोन अर्थात हैबिटेबल जोन में आते हैं। इन ग्रहों पर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जो इन ग्रहों को बहुत ही डेंजरस बनाती हैं और वहां पर लाइफ पूरी तरह से प्रोग्रेस नहीं कर सकती। केपलर 438b ये ग्रह अपने तारे केपलर 438 के हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करता है और इसका आकार लगभग हमारी पृथ्वी के आकार के बराबर है। यह एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 470 लाइट ईयर्स दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इसे नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम केपलर टेलीस्कोप के नाम पर रखा गया। इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी से थोड़ा सा ही अधिक है। इसकी सतह का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है, जो जीवन के लिए उचित हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है, इसीलिए इस ग्रह का ESI अर्थात अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 0.88 है, जो इसे सबसे ज्यादा पृथ्वी जैसे दिखने वाले ग्रहों में से एक बनाता है। लेकिन इस ग्रह पर ये सब चीजें मौजूद होने के बावजूद ये ग्रह ऐसे ऐसे खतरों का सामना करता है जिससे जीवन के लिए परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। दरअसल केपलर 438b का तारा केपलर 438 एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो अक्सर भयंकर सोलर फ्लेयर्स छोड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह हर 100 दिनों में भीषण रेडिएशन झेलता है, जो वहां के किसी भी संभावित जीवन को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा केपलर 438b के पास पृथ्वी जैसा मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, जो इसे तारे के खतरनाक सोलर फ्लेयर्स से बचा सके। यह ग्रह अपने तारे के बहुत करीब है और टाइडली लॉक्ड है। यह अपने तारे की परिक्रमा हर 35 दिन 5 घंटे में पूरी करता है। टाइडली लॉक्ड होने के कारण इसकी एक साइड बहुत गर्म और दूसरी बहुत ठंडी हो सकती है, जिससे जीवन कठिन हो जाता है। अगर हम इंसान वहां उतरे तो सबसे पहले हमें तारे से निकलने वाले रेडिएशन से बचना होगा, नहीं तो हम जलकर घायल हो सकते हैं। ग्लीस 667cc यह भी एक सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है। यह ग्लीस 667 नाम के ट्रिपल स्टार सिस्टम के तीसरे तारे ग्लीस 667c की परिक्रमा करता है। इसकी खोज रेडियल वेलोसिटी तकनीक से साल 2013 में की गई थी। ग्लीस 667c एक M टाइप स्टार है। ग्लीस 667cc एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से लगभग 23.6 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। यह ग्रह भी अपने तारे से एक ठीक ठाक दूरी अर्थात हैबिटेबल जोन में एग्जिस्ट करता है। ग्लीस 667cc अपने तारे का एक चक्कर सिर्फ 28 दिनों में पूरा कर लेता है। इसका आकार पृथ्वी से लगभग 1.7 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। तापमान भी करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है, जो जीवन के लिए अनुकूल माना जाता है। इसी वजह से इसका ESI यानी अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 0.85 है, जो इसे लगभग हमारी पृथ्वी जैसा ही दिखने में मदद करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह पर माइक्रोबियल लाइफ पनप सकती है, लेकिन इसकी 23.6 लाइट ईयर्स की दूरी की वजह से वर्तमान तकनीक से वहां पहुंचना अभी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर भविष्य में कभी फास्ट इंटरस्टेलर स्पेसशिप जैसे ब्रेक थ्रू स्टार शॉट जैसे मिशन पूरे होते हैं, तो इस ग्रह तक पहुंचना संभव हो सकता है, क्योंकि यह ग्रह हमारी गैलेक्सी के सबसे ज्यादा संभावित हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स में से एक माना जाता है। लेकिन ग्लीस 667cc पर जाना और वहां रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस ग्रह के 3 सूर्य हैं जो अत्यधिक सोलर फ्लेयर्स छोड़ते हैं। ऐसे फ्लेयर्स आज के स्पेसक्राफ्ट को धुआं कर सकते हैं। अगर इस ग्रह का वायुमंडल जरा सा भी कमजोर हुआ तो खतरनाक रेडिएशन के कारण यह जीवन के लिए घातक बन सकता है। ऊपर से यह ग्रह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है,
जिसका मतलब है इसका एक हिस्सा दिन में अत्यधिक गर्म होगा और दूसरा हिस्सा रात में अत्यधिक ठंडा। लेकिन बीच का हिस्सा यानी ट्वाइलाइट जोन जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। लेकिन अब हम जिस स्टार सिस्टम की बात कर रहे हैं वह हमारी पृथ्वी से लगभग 4.24 लाइट वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है। लेकिन इस पर भी हम यदि प्रकाश की गति से इस ग्रह पर पहुंचने का प्रयास करेंगे तो भी हमें इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने में 4 साल और 3 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा, जो हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम की, जिसमें 3 स्टार हैं, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी। मित्रों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब इस स्टार सिस्टम के 2 तारों का नाम अल्फा सेंटोरी ए और बी है तो तीसरे तारे का नाम भी अल्फा सेंटोरी सी होना चाहिए था। तो फिर तीसरे तारे का नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी ही क्यों रखा गया? तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी को दरअसल वैज्ञानिकों ने अल्फा सेंटोरी सी नाम भी दिया है। लेकिन इसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रॉक्सिमा का मतलब होता है सबसे नजदीकी या निकटतम, यानी यह तारा हमारे सौरमंडल के सबसे करीब स्थित तारा है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस तारे को प्रॉक्सिमा सेंटोरी नाम दिया है और इसी वजह से इस तारे को अल्फा सेंटोरी सी या प्रॉक्सिमा सेंटोरी दोनों नामों से जाना जाता है। अपने नाम की ही तरह प्रॉक्सिमा स्टार सिस्टम भी बेहद अनोखा है। इसके चारों ओर 3 ग्रह घूमते हैं, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी सी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी डी। इन तीनों ग्रहों में से सबसे खास और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला ग्रह है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी यह जीवन की संभावनाओं वाला क्षेत्र है। ये एक रॉकी प्लैनेट है जो कि पृथ्वी से थोड़ा भारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस ग्रह पर पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को 24 अगस्त 2016 को यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी के द्वारा हार्प्स स्पेक्ट्रोग्राफ उपकरण का प्रयोग करते हुए रेडियल वेलोसिटी मेथड का प्रयोग करके डिस्कवर किया गया था। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी को धरती का सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट माना गया है। वैज्ञानिक अगर हमारे सौरमंडल से बाहर किसी ग्रह पर इंसानों के बसने की कल्पना भी करते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर ही करते हैं। पर प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर जीवन के लिए सभी संभावनाएं मौजूड होने के बावजूद भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर कुछ संभावित खतरे भी मौजूद हैं। जैसे कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी का तारा एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इसकी चमक सूर्य से बहुत कम है और यह अक्सर सोलर फ्लेयर्स छोड़ता रहता है, जिससे रेडिएशन बहुत होता है, जो कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की सतह को जला सकता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह ग्रह अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड हो सकता है, यानी इस ग्रह का एक भाग हमेशा गर्म रहता है और दूसरा भाग हमेशा ठंडा। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसके बीच का क्षेत्र जीवन के लिए सुरक्षित हो सकता है। पर आज के समय में विज्ञान के क्षेत्र में एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद भी इस ग्रह पर एडवांस स्पेसक्राफ्ट से पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं बना है जो लाइट की स्पीड से इस ग्रह तक पहुंच सके। परंतु वैज्ञानिक लगातार ऐसी तकनीक विकसित करने में लगे हैं जो कम से कम इस प्लैनेट के बेहद करीब जाकर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके, क्योंकि अभी तक इन प्लैनेट्स को केवल उनके तारे की रोशनी और गति में आने वाले बदलावों के आधार पर ही खोजा गया है। अभी तक वैज्ञानिक प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी और किसी भी बाहरी ग्रह की स्पष्ट इमेज तक नहीं ले पाए। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में होने वाले ब्रेक थ्रू स्टारशिप जैसे मिशनों के जरिए प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी और अन्य किसी बाहरी ग्रह की क्लियर इमेज ली जा सके। खैर, यह तो आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। लेकिन जैसी स्थिति आज हमारी पृथ्वी की हो रही है, जैसे कि धरती के तापमान का लगातार बढ़ना, युद्ध जैसी अनावश्यक स्थितियों का बनना, जिसके कारण आज हमारी धरती बंजर होने की कगार पर खड़ी है। धरती का हमेशा के लिए जलमग्न होना इस बात की ओर इशारा करता है कि भविष्य में हमारी आवश्यकता सचमुच किसी और ग्रह की ओर हो सकती है। परंतु यदि आज हम अपनी धरती को बचा लें और उसे किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाकर उसे हरा भरा रखें, तो इन महंगे स्पेस मिशंस पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि यह पैसा हम धरती के विकास के लिए लगा दें, तो क्या मजाल कि हमें धरती से किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़े। जब तक हम अपनी पृथ्वी का ख्याल रखेंगे, यह भी हमारा ख्याल रखेगी।
इसीलिए कहा गया है कि धरती सिर्फ जमीन नहीं होती, बल्कि हमारी धरती माँ है, जो कि हमारी हर सांस में जीवन भरती है। तो मित्रों, ये थे वो प्लैनेट्स जो हैबिटेबल जोन में होते हुए भी खतरों से भरे पड़े हैं। इन पर जाने का मतलब मौत को सीधा न्योता देने के बराबर है। हमारे द्वारा दी गई इन प्लैनेट्स के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आप इनमें से किसी ग्रह पर जाना चाहेंगे? यह भी हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।